लगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की क्लास हमारी रहेगी 13 जनवरी 2025 की करंट अफेयर। तो 2025 की 13 जनवरी की क्लास में हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेकर, वो देखेंगे। शुरू करते हैं क्लास को बाबा श्याम का नाम लेकर। तो हमारे पास में 13 जनवरी 2025 की क्लास के रूप में क्या होगा डेली करंट अफेयर्स में, वो देखेंगे। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट, उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन कोट क्या है हमारा? जो रातों को जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। तो अपने रातों को इस तरीके से मेहनत में गवा दीजिए कि जब नया सवेरा हो तो एक चमक के साथ हो। इसी चमक के साथ में क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने 9 रुपए में भोजन की पेशकश वाली माँ की रसोई का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो माँ की रसोई का तो उद्घाटन किया है, माँ की रसोई का जो उद्घाटन किया है, किसने करा है? यूपी सीएम ने। अब ये जो माँ की रसोई का उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये माँ की रसोई है आपका, माँ की रसोई। ठीक है, तो माँ की रसोई जो है ये स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में नंदी सेवा संस्थान, क्या नाम है? नंदी सेवा संस्थान के द्वारा के द्वारा चलाई जाएगी। ठीक है, और इसमें कुल 9 रुपए में, माँ की रसोई में कुल 9 रुपए देकर आपको क्या मिल जाएगा? खाना मिल जाएगा। इस 9 रुपए में आपको क्या क्या मिलने वाला है? अगर आप 9 रुपए देंगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो इसमें आपको एक दाल मिल जाएगी, प्लस 4 रोटी मिल जाएगी, इसमें आपको सलाद मिल जाएगा, मिठाई मिल जाएगा, एक पीस मिठाई का मिल जाएगा। ठीक है, 4 रोटी, 4 रोटी, दाल, सलाद, मिठाई। इसके बाद में सब्जी मिलेगी आपको, सूखी सब्जी। ठीक है, एक सूखी सब्जी भी मिलेगी आपको। तो कुल 9 रुपए देकर आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी। तो माँ की रसोई जो आ, योजना है, इसको किस राज्य ने चालू करा है? तो उत्तर प्रदेश ने चालू करा है। उत्तर प्रदेश ने कहाँ चालू करा है? तो स्वरूप रानी हॉस्पिटल के अंदर नंदी सेवा संस्थान के द्वारा इसको चालू किया गया है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सांगमुंगरत्नन 15 से 18 जनवरी को करेंगे भारत की आधिकारिक यात्रा। ठीक है, तो ये है सांगमुंगरत्नन, जो 15 से 18 जनवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा करने वाले हैं। ठीक है, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे कौन? सिंगापुर के सीएम। तो इनके बारे में कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल लेते हैं। तो जो सिंगापुर है, सिंगापुर इंडिया के साथ अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, वर्षगांठ मना रहा है, 7वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लाइन ये होगी, यानी इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन को कितने साल हो गए हैं? 60 साल हो गए हैं। ठीक है, सांगमुर मुंग रत्नन, सिंगापुर प्रेसिडेंट कौन है? सांग मुंग रत्नम। ये कब से कब तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर है?
तो ये भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे 15 से 18 जनवरी। 15 से 18 जनवरी। और ये सांग मुंग रत्नम कहाँ पर आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? तो सांग मुंग रत्नम उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा की यात्रा पर होंगे। ठीक है, तो कहाँ पर आएंगे ये? उड़ीसा में आएंगे। कहाँ आएंगे दोस्तों? उड़ीसा में आएंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन सर्विस, उड़ीसा के अंदर ही एक केंद्र है जो कि सिंगापुर द्वारा समर्थित है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन सर्विस। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन सर्विस। ये जो सर्विस है ये सिंगापुर द्वारा समर्थित है भारत उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर सिंगापुर द्वारा समर्थित। ठीक है, ठीक है, सिंगापुर द्वारा समर्थित है ये सिंगापुर के अंदर जो आपका विज्ञान है उस पे उसके ऊपर रिसर्च करती है, जो प्लांट्स है उसके ऊपर रिसर्च करने का काम करती है। ठीक है, सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल तरुण कुमार को, जो कि भारतीय उद्योग उद्योग परिसंघ, ठीक है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डायरेक्टर जनरल, क्या नाम है? तरुण कुमार। तरुण कुमार। तरुण कुमार को तरुण कुमार को क्या देंगे? तरुण कुमार को प्रेसिडेंट तरुण कुमार को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या मानद नागरिक अवार्ड, मानद नागरिक पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार से क्या करेंगे? सम्मानित सम्मानित करेंगे। ठीक है, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति सांग मुंग रत्नम जब भारत आएंगे तो वो भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी तरुण कुमार को मानद नागरिक उपाधि है, ठीक है, इससे सम्मानित करने वाले हैं, मानद नागरिक उपाधि से सम्मानित करेंगे। उड़ीसा के दौरे पर जाएंगे। उड़ीसा में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन सर्विस है जो कि सिंगापुर द्वारा समर्थित है, वहां पर इसका दौरा करेंगे। और सिंगापुर के साथ में इंडिया जो है वो 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, सिंगापुर मना रहा है। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? सांग मुंग रत्नम। याद रखेंगे, इतनी चीजें अगर आपको याद है तो बहुत चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने एआई शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस यानी पेरिस का दौरे पर जाने वाले हैं। एआई शिखर सम्मेलन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो है इसकी शुरुआत लंदन से हुई थी। ठीक है, फर्स्ट समिट इसका लंदन में हुआ था और ये जो समिट होने वाला है ये तीसरा समिट होने वाला है, थर्ड समिट होने वाला है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो पेरिस में होने वाला है, तो पेरिस में जो समिट होने वाला है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? तो क्या क्या चीजें इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट मिलने वाली है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है। तो जो फ्रांस है इसके राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस राष्ट्रपति। तो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब सेकंड बात क्या जानने लायक है एआई समिट में? तो 11 और 12 फरवरी को, ठीक है, कब? 11 और 12 फेब को
एआई समिट होगा, कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, पेरिस में होगा। कहाँ होगा, पेरिस के अंदर होगा। एआई समिट जो है इंग्लैंड में पहली बार हुआ था। तो फर्स्ट फर्स्ट एआई समिट कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था, ठीक है। सेकंड सेकंड एआई समिट कहाँ हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था। और थर्ड एआई समिट कहाँ हो रहा है, पेरिस फ्रांस में। तो ये थर्ड, ठीक है। तो थर्ड कहाँ हो रहा है, थर्ड कहाँ हो रहा है, पेरिस में हो रहा है, ठीक है। थर्ड कहाँ हो रहा है, पेरिस में हो रहा है, इतना याद रखेंगे, ठीक। तो ये जो थर्ड समिट हो रहा है और इसकी इस पे फोकस पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो एआई समिट का फोकस फोकस पॉइंट क्या है इसका। तो एआई समिट का फोकस पॉइंट 5 पॉइंट्स को लेकर है। किसको लेकर है, 5 पॉइंट्स को लेकर है। तो ये 5 पॉइंट कौन कौन से हैं जिसके ऊपर एआई पे बात करी जाएगी, एआई समिट के ऊपर बात करी जाएगी। तो 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका पब्लिक इंटरेस्ट, एआई, फ्यूचर ऑफ वर्क, फ्यूचर ऑफ वर्क, फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है। इसके बाद में इनोवेशन एंड कल्चर, इनोवेशन एंड कल्चर, ठीक है, इनोवेशन एंड कल्चर। ट्रस्ट इन एआई, ठीक है, एआई के ऊपर ट्रस्ट। और ग्लोबल गवर्नेंस इन एआई, ग्लोबल गवर्नेंस इन एआई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सरकारें एआई के माध्यम से संचालित हो सके, वो सारी चीजें लेकर यहाँ पर बात करी जा रही है। क्लियर है भैया आपका। तो ये है आपका एआई समिट 2025 पेरिस। नेक्स्ट, शिरोमणि अकाली दल ने पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा किया स्वीकार। सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के मेंबर हैं। जो शिरोमणि अकाली दल है, शिरोमणि अकाली जो दल है, ये इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसको 1920 में स्टैब्लिश किया गया था। भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में एक पार्टी शिरोमणि अकाली दल है, जो कि पंजाब के अंदर एक्टिव रहती है। बादल जो है, सुखबीर सिंह बादल जो है, सुखबीर सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल की बात करें तो सुखबीर सिंह बादल 2008 से पार्टी प्रेसिडेंट थे। 2008 से क्या थे, पार्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। इनके ऊपर अकाल तख्त, जो कि सिख धार्मिक पीठ है, क्या नाम है, अकाल तख्त। अकाल तख्त क्या है, तो आप बताएंगे सर ये सिख धार्मिक पीठ है, सिख धार्मिक पीठ है अकाल तख्त, ठीक है। तो अकाल तख्त ने इनके ऊपर क्या लगाया है, कदाचार का आरोप, का आरोप, यानी अपने कर्तव्य को निभाने में सफल नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो इस कारण से इनको निलंबित कर दिया गया है। जो शिरोमणि अकाली दल है, शिरोमणि अकाली दल का चुनाव चिन्ह क्या है, आपसे बात करी जाए, चुनाव चिन्ह क्या है शिरोमणि अकाली दल का, तो आप बताएंगे शिरोमणि अकाली दल का चुनाव चिन्ह है तराजू। क्या है, तराजू, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल का चुनाव चिन्ह क्या है, तराजू है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया 2025 एक्सपो के 15वें एम्बेसडर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किया समर्पित। तो 15वें एम्बेसडर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया, तो आप बताएंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। एरोस्पेस कार्यक्रम जो है अगले महीने फरवरी में होने वाला है, ठीक है, फरवरी में होने वाला है अगले महीने 10 से 14 फरवरी के बीच में ये संस्करण आयोजित किया जाएगा। एरो स्पेस जो समिट है ये एवरी ईयर शुरू होता है आपका, कब से कब तक, तो ये शुरू होता है 10 से 14 फरवरी, 10 से 14 फरवरी, ठीक है। तो एरो स्पेस समिट 10 से 14 फरवरी कहाँ होने वाला है, बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु के अंदर होने वाला है, ठीक है। बेंगलुरु के अंदर कहाँ होने वाला है आपसे बात करी जाए, तो बेंगलुरु के अंदर एक जगह है जिसका नाम है येलांका एयरफोर्स स्टेशन। येलांका एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। तो ये येलांका एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कर्नाटक, बेंगलुरु के अंदर, इतना याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो आयोजन का जो स्टार्टिंग के 3 दिन होंगे ये बिजनेस पर फोकस होंगे, ठीक है। जो ये लगभग 6 दिन का चलेगा। कितने दिन का चलेगा, ये 6 डेज का चलेगा, 6 डेज, ठीक है। और स्टार्टिंग के जो 3 डेज है इनका फोकस क्या होगा, स्टार्टिंग के 3 डेज का फोकस क्या होगा आपसे बात करी जाए तो स्टार्टिंग के 3 डेज का फोकस होगा आपका बिजनेस डेज के ऊपर, ठीक है। बिजनेस डेज यानी हम किस तरीके से डिफेंस के अंदर इक्विपमेंट वगैरह को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बाद के जो 3 दिन होंगे ये ओपन टू पब्लिक, लास्ट 3 डेज तो आप बताएंगे ये पब्लिक के लिए ओपन होंगे, ओपन इन पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक के लिए ओपन होंगे बाद के 3 दिन, 6 दिन का प्रोग्राम होगा। तो राजनाथ सिंह ने इसकी थीम क्या रखी है, थीम थीम है ब्रिज, क्या है, BRIDGE, थीम क्या है इस बार की, ब्रिज। ब्रिज यानी बिल्डिंग रिजेलियंस थ्रो थ्रो इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल इंगेजमेंट, ठीक है। तो ये है ब्रिज। तो 2025 एरोस्पेस की थीम क्या है, तो आप बताएंगे ब्रिज है, इतना याद रखेंगे। तो कितनी कंट्री इस बार इसमें इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने वाली है, डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव जो होने वाली है, इस डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव जो होगी, ठीक है, एरो स्पेस समिट में क्या होगा आपका, डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव होगा। और इस कॉन्क्लेव को होस्ट कौन करेगा, राजनाथ सिंह। और इस कॉन्क्लेव में टोटल कंट्री कितनी होंगी आपसे पूछा जाए, इसकी कॉन्क्लेव की टोटल कंट्री होगी भाई आपकी 27।
जीएस को, करंट अफेयर्स को ऐसे पढ़ो बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करके, ठीक है, बिल्कुल चीर फाड़ वाला। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय गोवा सिक्किम के बाद तीसरी सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाली सिटी बन गई है, ठीक है। तो पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर आपका सिक्किम, और तीसरे पर आपका गोवा, ठीक है, तीसरे पर गोवा हो जाएगा। तो दिल्ली, सिक्किम, गोवा। तो दिल्ली जो है मैक्सिमम, एक तरीके से आप कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम वाला देश वो बन गया है, सिटी बन गई है। तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में पर कैपिटा इनकम कितनी है, उससे पहले आप देख लें कि ये जो रिपोर्ट लॉन्च हुई है किसने करी है। तो ये जो रिपोर्ट लॉन्च हुई है आपकी, ये हुई है स्टैटिस्टिकल हैंडबुक रिपोर्ट स्टैटिस्टिकल हैंडबुक 2023 2024, 2023-2024 के अनुसार, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई है। तो एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो 4 लाख, दिल्ली की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 4,61,910, 4,61,910 रुपए, ठीक है। यानी दिल्ली के अंदर कोई भी इंसान रह रहा है तो उसकी सालाना इनकम कितनी है एक व्यक्ति की, तो 4,61,910 रुपए, ये पर कैपिटा इनकम है, जो कि हमारी नेशनल इनकम का लगभग आप देखा जाए तो 3 गुना है। तो नेशनल नेशनल पर कैपिटा इनकम कितनी है भारत में आज की डेट में, तो आप बताएंगे 1.81 लाख पर ईयर, ठीक है। यानी 1,81,000 रुपए, लगभग इतना पैसा एक व्यक्ति साल में कमा लेता है भारत में। और दिल्ली में रहने वाला एक साल में कितना कमा लेता है, लगभग 4,61,910 रुपए सालाना कमा लेता है, ठीक है। तो दिल्ली की ईयरली ग्रोथ कितनी बताई गई इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, दिल्ली की ईयरली ग्रोथ बताई गई है 7.4% पर ईयर, ठीक है, 7.4% पर ईयर की ग्रोथ है। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम आपसे पूछी जाए, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम किस राज्य की है भारत में, तो आप बताएंगे बिहार की है। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम किस राज्य की है, तो आप बताएंगे बिहार की है। बिहार का एक इंसान लगभग साल में, लगभग बता रहा हूं मैं आपको, साल में लगभग 55,000 के आसपास कमाता है, ठीक है। कितना पर ईयर, 55,000। तो ये लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है। और हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसकी है, तो दिल्ली की है। और दिल्ली से पहले किसकी है, तो दिल्ली जो है, दिल्ली से पहले गोवा की है, और गोवा के बाद फिर गोवा से पहले सिक्किम की है। यानी सिक्किम गोवा के बाद में दिल्ली पर कैपिटा इनकम के बाद में हाईएस्ट स्टेट बन गया है। नेक्स्ट है 15.1, 15.1 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ 2024 बना वैश्विक तापमान रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष। यानी 2024 जो है, 2024 जो है 1991 के बाद की अगर रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक के लिए विश्व का सबसे गर्म ईयर यानी साल यानी हॉटेस्ट ईयर रहा है, ठीक है, हॉटेस्ट ईयर रहा है। तो क्यों रहा है, कैसे रहा है, वो देख लेते हैं। तो एक डेटा निकाला गया है कोपरनिक्स क्लाइमेट चेंज सर्विस के द्वारा। किसने निकाला है, कोपरनिक्स क्लाइमेट चेंज सर्विस।
रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग की बात करें तो इस रिपोर्ट ने बताया है कि 2024 है वो अभी तक का इतिहास में सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। ऐसा क्यों? 2024 में हिस्ट्री का पहला साल था जो वैश्विक तापमान का लगभग 13.7% से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा। यानी जो एवरेज औसत रखा गया था, जो एवरेज टेम्परेचर रखा गया था, वो कितना रखा गया था दोस्तों? 13.7 डिग्री सेल्सियस। और दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ा कितना? 1.5 डिग्री सेल्सियस। और बढ़ के कितना हो गया? 15.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस कारण से दिल्ली जो है हॉटेस्ट टेम्परेचर वाला ईयर घोषित, जो 2024 है वो हॉटेस्ट टेम्परेचर ईयर वाला ईयर घोषित किया गया है। यूएन ने पूर्व औद्योगिक क्रांति की बात करें तो 1850 से 1900 तक का, इसको बोलते हैं, इस वाले ईयर को बोलते हैं पूर्व औद्योगिक क्रांति। क्योंकि इसके बाद में औद्योगिक क्रांति हुई थी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज हुआ था। तो पूर्व औद्योगिक क्रांति की अवधि में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना बढ़े और 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखा जाए, ये इस बात पर फोकस किया गया था। पर ये हुआ नहीं, ये आंकड़ा पार हो गया है। अब फोकस है कि 2050 तक टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक ना बढ़ने दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि गर्मी असहनीय हो जाएगी, सहन नहीं कर पाएंगे, सर्दियां इतनी नहीं रहेंगी, सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, बारिश बेमौसम होने लगेगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2024 में एनुअल एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर कितना रहा, आपसे बात कर ली जाए और पूछ ली जाए तो आप बताएंगे इन 2024 एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर जो रहा है, एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर कितना रहा है? तो आप बताएंगे एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर रहा है आपका 2024 में 20.87 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20.87 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रहा, इतना याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, कोलकाता बना 2024 का विश्व में दूसरी सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली और एशिया में सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली सड़कों वाला राज्य। सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली सड़कों वाला राज्य कोलकाता बन चुका है। ठीक है, यानी कोलकाता विल बिकम द सेकंड मोस्ट कोजेस्टेड सिटी, ठीक है, इन द वर्ल्ड इन 2024 एंड द स्टेट विद द मोस्ट कोजेस्टेड रोड इन एशिया। तो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका बन गया है भाई। कैसे बन चुका है, क्या रिपोर्ट आई है, कैसे आई है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड के अंदर एक फर्म है, लोकेशन टेक फर्म, टोमटोम। टोम टोम ये क्या है? ये आपकी टोमटोम है आपका लोकेशन टेक फर्म। ठीक है, लोकेशन टेक फर्म। ये टोमटोम लोकेशन टेक फर्म कहाँ पर है, आपसे बात करी जाए तो आप बताएंगे सर ये तो नीदरलैंड के अंदर है। तो इस टोमटोम ने रिपोर्ट में बताया, रिपोर्ट में बताया है कि कोलकाता जो है, कोलकाता जो है थर्ड नंबर पर बिगेस्ट सिटी के अंदर घोषित किया गया है। ठीक है, कोलकाता थर्ड नहीं सेकंड, सर्वेक्षण के अनुसार कोलकाता विश्व में सेकंड और एशिया में पहले नंबर पर। कोलकाता जो है भीड़ भाड़ वाला शहर, भीड़ भाड़ वाला शहर में
अगर वर्ल्ड में रैंकिंग बताएं तो सेकंड, और एशिया में रैंकिंग बताएं तो आप बताएंगे फर्स्ट। एशिया में फर्स्ट नंबर पर आया है। यानी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है, अगर कोलकाता में आप रह रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अगर आप 10 किलोमीटर का सफर तय करते हैं कोलकाता में, तो आपको 10 किलोमीटर का सफर तय करने में कितना समय लगने वाला है? तो लगेगा 10 किलोमीटर का सफर तय करने में 10 मिनट 34 सेकंड। 10 मिनट 34 सेकंड का समय लगने वाला है आपको, ठीक है। 10 मिनट 34 सेकंड का समय आपको लगने वाला है। दस नहीं है, ये क्या है, 36 मिनट है। क्या है ये? 36 मिनट 34 सेकंड का समय, ठीक है। यानी कोलकाता जो है टॉमटॉम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर में दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर कौन आया है? सॉरी, एशिया में क्या आया है? ये पहले नंबर पर आया है, ठीक है। और दुनिया में पहले नंबर पर किस शहर को गिना गया है इसमें? तो दुनिया में पहले नंबर पर जो शहर आया फर्स्ट रैंक पे, वो आया है बेरेनक्यूला सिटी, जो कि कोलंबिया की एक सिटी है। तो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर किसका है आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे? बेरेनक्यूला सिटी। और ये कहाँ पर है आप बताएंगे? ये कोलंबिया की एक सिटी है। तो कोलंबिया की एक सिटी जो बेरेनक्यूला है, ये कितना समय लेती है? तो इसके अंदर बेरेनक्यूला, एक काम करिएगा, इसको थोड़ा चेंज करिएगा, इसमें इसमें लगेगा आपको 34 मिनट का समय। कितना? 34 का। और बेरेनक्यूला ले रही है 36 मिनट, 36 मिनट और 6 सेकंड, 10 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए। कुल 10 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 36 मिनट 6 सेकंड का समय लेती है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। तो इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीएच भेल और ओएनजीसी ईंधन सेल इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाओं सहित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए आपस में किया समझौता। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि ईंधन सेल, इलेक्ट्रोलाइजर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाओं को नवीनी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किन दो बड़ी कंपनियों ने आपस में समझौता किया है? तो आप बताएंगे भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ओएनजीसी, ठीक है। यहां आ जाइए, ऑयल नेचुरल गैस ऑफ इंडिया, ठीक है, ओएनजीसी। तो अब अगर यहां बात करें आपसे, भेल और गेल ने आपस में समझौता किया है, और ये समझौता किस चीज को लेकर हुआ है? तो ये समझौता हुआ है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन मिशन को लेकर ये समझौता हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा इस मिशन के थ्रू, बस इतना होगा, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को शुरू करा जा रहा है, ठीक है। इस मिशन की शुरुआत जो है, ये जो मिशन है, इसको कब स्टार्ट किया गया था आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे? इसको स्टार्ट किया गया था 4 जनवरी 2023 को। तो 4 जनवरी 2023 को इस मिशन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ग्रीन इकोनॉमी को भारत को बढ़ाने के लिए मिशन कार्यरत है, कार्य किया जा रहा है इस मिशन पे, ठीक है। भारत में बात करें आपसे महारत्न कंपनियां, महारत्न कंपनीज, तो भारत में महारत्न कंपनी कौन कौन सी है? तो आपसे ये दो तो आपके सामने आ गई, एक तो भेल आ गई, एक आपकी ओएनजीसी आ गई, एक आपकी गेल आ जाएगी,
एक आपकी सेल आ जाएगी, एक आपकी HPCL आ जाएगी, HPCL आ जाएगी, फिर आपकी CIL आ जाएगी, CIL आ जाएगी, कोल इंडिया लिमिटेड। NTPC आ जाएगी आपकी, NTPC आ जाएगी, ठीक है, NTPC आ जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आ जाएगी, हेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये वो कंपनियां है जो महारत्न कंपनियां। महारत्न कंपनियां कौन होती हैं? जिनका टर्नओवर, जिनका टर्नओवर ईयरली, ईयरली 5,000 करोड़ का होता है। कितना होता है? 5,000 करोड़ की बचत होती है, टर्नओवर, ठीक है। 50, ये टर्नओवर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बचत, नहीं नहीं टर्नओवर ही होगा। 5,000 करोड़ का टर्नओवर जिनका साल का होता है, वो क्या होती है? महारत्न कंपनियां होती है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये PSU है। ये क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट। क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं ये सारी। क्या है? महारत्न कंपनियां पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये थे आपके, ठीक है, तो ये थे आपके आज की 13 जनवरी 2025 की करंट अफेयर। कल फिर मिलेंगे 14 जनवरी 2025 के करंट अफेयर के साथ में। अभी के लिए विदाई।